प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP के बारे में हम पढ़ेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद समष्टि अर्थशास्त्र का एक बड़ा अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के क्या अंग हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल किए जाते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जब हम माप करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्या आती है, उन सभी का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उस देश के नागरिकों द्वारा बनाया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का जब हम योग कर लेते हैं, जो भी उत्पादन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, उनके बाजार मूल्यों का जब हम योग कर लेते हैं, उसी को हम GNP या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। दोबारा आपने सुनिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना या माप हम एक वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं। तो एक वर्ष की अवधि में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है, उन सभी बाजार मूल्यों का जब हम योग कर लेते हैं, उसे हम GNP कहते हैं। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ। अब देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंग क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम किन तत्वों को सम्मिलित करते हैं, उनको हम यहाँ देखें। पहला अंग है आर्थिक क्रिया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही जोड़ा जाता है। कुछ ऐसी अनार्थिक क्रियाएं हैं जिनसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, उन अनार्थिक क्रियाओं को GNP में या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, जैसे एक व्यक्ति या एक अध्यापक स्कूल और कॉलेज में पढ़ा बच्चों को अध्ययन करवा रहा है, तो उसकी सेवाओं को GNP में जोड़ा जाता है, क्योंकि उसके बदले उसको धन की प्राप्ति हो रही है। लेकिन वही अध्यापक अपने घर पर अपने बच्चों को, अपने पुत्र को पढ़ा रहा है, तो वो क्रिया अनार्थिक क्रिया है, उस सेवाओं को GNP में हम नहीं जोड़ते। इस प्रकार आप देखते हैं कि GNP में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही जोड़ा जाता है, जिनके बदले व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। उन क्रियाओं को भी हम GNP में शामिल करते हैं। दूसरा है माल स्टॉक में। देखिए, एक वर्ष की अवधि में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, तो कुछ वस्तुएं बाजार में बिक जाती है और कुछ माल जो है अनबिका रह जाता है, जिसको हम कह सकते हैं स्टॉक। तो GNP में हम जो बाजार में वस्तुएं सेवाएं की जो बिक्री हुई है, उनका मूल्य तो ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ उत्पादन ऐसा है जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनबिका रह गया है, जो स्टॉक में रखा हुआ है, उनका मूल्य भी GNP में शामिल किया जाता है। यानी जो माल बिक चुका है उसका बाजार मूल्य भी GNP में लेते हैं, और जो माल स्टॉक में रखा हुआ अनबिका
शामिल किया जाता है। तीसरा देखिए अंतिम वस्तुएं। जीएनपी में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही लिया जाता है। इस दृष्टि से आप देखें वस्तुएं दो प्रकार की होती है। वस्तुएं दो प्रकार की होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरा है अंतिम वस्तुएं। जीएनपी में हम केवल और केवल अंतिम वस्तु को ही शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। अब इन दोनों वस्तुओं का क्या अर्थ है वो आप समझें। मध्यवर्ती वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका लेन देन यानी ट्रांजैक्शन दो उत्पादकों के बीच में होता है, वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे किसान ने जो गेहूं का उत्पादन किया है, किसान ने गेहूं को आटा कंपनी को बेच दिया, तो आटा कंपनी भी उत्पादक है और किसान भी उत्पादक है। तो यहाँ पर गेहूं जो है मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, क्योंकि जब इस उदाहरण हम देखें किसान और आटा कंपनी दोनों उत्पादक हैं, इन दोनों उत्पादकों के बीच वस्तु का लेन देन हो रहा है, उस वस्तु को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो यहाँ गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है क्योंकि किसान ने गेहूं आटा कंपनी या उत्पादक वर्ग को बेचा है, फ्लोर मिल को बेचा। अब देखें अंतिम वस्तु क्या है। अंतिम वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु का लेन देन एक उत्पादक और एक उपभोक्ता के बीच होता है। दूसरे शब्दों में आप देखें ऐसी सभी वस्तुएं जिसका लेन देन उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में होता है, वह सभी वस्तुएं अंतिम वस्तु कहलाती है। और उपभोक्ता उस वस्तु को जो खरीद रहा है या प्राप्त कर रहा है वो उपभोग के लिए कर रहा है, तो उसी को हम अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें आप, यदि किसान गेहूं को उपभोक्ता को बेचता है तो गेहूं अंतिम वस्तु कहलाएगा, क्योंकि यहाँ किसान उत्पादक वर्ग है और उपभोक्ता को बेच रहा है, तो वस्तु का लेन देन उत्पादक से उपभोक्ता के बीच हो रहा है, इसलिए हम उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। यदि किसान इस गेहूं को आटा कंपनी को बेचता तो यहाँ गेहूं का लेन देन दो उत्पादकों के बीच हो रहा है, किसान और आटा कंपनी, इसलिए हम इस गेहूं को इस तरह के लेन देन में मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। और इस मध्यवर्ती वस्तु को हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है हम आगे समस्याओं में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपना समझिए, हम मध्यवर्ती वस्तु को इसलिए जीएनपी में शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसी दशा में एक ही वस्तु की एक से अधिक बार गणना यानी दोहरी गणना हो जाती है, क्योंकि फिर हम गेहूं का मूल्य भी जीएनपी में जोड़ लेंगे और गेहूं से बनने वाला आटा उसका मूल्य भी जीएनपी में जुड़ जाएगा और जीएनपी का माप गलत हो जाता है। इसलिए हम केवल और केवल अंतिम वस्तु को लेते हैं। यदि किसान अपना अनाज उपभोक्ता को बेच रहा है तो उपभोक्ता उसका सेवन कर लेता है और बात वहीं पर खत्म हो जाती है और दोहरी गणना की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, इसलिए अंतिम वस्तु को ही लिया जाता है। तो एक ये भी बात ध्यान रखें, जीएनपी में हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही लेते हैं। चौथा जो अंग है मूल्य ह्रास। जब वस्तु का उत्पादन वार्षिक उत्पादन होता है तो उत्पादन करते समय मशीनों में घिसावट या टूट बांध या मशीनों का प्रतिस्थापन खर्च या जिसको हम कह सकते हैं वार्षिक मूल्य ह्रास। तो मशीनों में टूट बांध या मशीनी घिसावट या पूंजी प्रतिस्थापन का जो मेंटेनेंस या जो खर्च आता है यानी वार्षिक मूल्य ह्रास खर्च, वो मूल्य भी जीएनपी में शामिल होता है। अप्रत्यक्ष क्या?
कर, बिक्री कर, कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, वो टैक्स की जो राशि है वो भी जीएनपी के मूल्य में शामिल होगी। तो वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री आदि पर लगने वाला जो कर है यानी अप्रत्यक्ष कर है, वो भी जीएनपी में शामिल होता है। क्योंकि बाजार मूल्य में जब किसी उत्पाद का जब बाजार मूल्य हम प्राप्त करते हैं तो बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड लेता है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर को भी हम जीएनपी में शामिल करते हैं। देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन, ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखें कि जीएनपी के अंतर्गत हम केवल एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन को ही शामिल करते हैं। केवल उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया गया उत्पादन ही जीएनपी में रखा जाता है। स्वयं के उपयोग को रखा गया उत्पाद, जैसे किसान ने अनाज उत्पादन किया, अनाज का कुछ हिस्सा बाजार में बेच दिया, कुछ अनाज स्वयं के उपयोग के लिए रखा है। तो जो किसान ने स्वयं के उपयोग के लिए अनाज रखा है उसका मूल्य भी जीएनपी में शामिल किया जाता है। एक व्यक्ति मकान में रह रहा है, वो स्वयं रह रहा है, तो उसका किराए पर नहीं दिया हुआ है लेकिन वो खुद रह रहा है, तो उसका किराया, उसका जो भी किराया होता है वो भी जीएनपी का एक पार्ट हो जाता है। अगर वो नहीं रहता है तो वो किराए के पर्पज के यूज में जाता है तो किराया वो जीएनपी में जोड़ते थे। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो उत्पादन स्वयं उपभोग के लिए रखता है उसका मूल्य भी जीएनपी में शामिल किया होता है या सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए समस्या, जीएनपी का जब हम माप करते हैं या जीएनपी की जब हम गणना करते हैं या सकल राष्ट्रीय उत्पादन को जब हम मापते हैं तो उसमें मुख्य समस्या जो है दोहरी गणना। दोहरी गणना का मतलब यहाँ पर दो बार गणना से नहीं, दोहरी गणना का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी उत्पादन के मूल्य की एक से अधिक बार जब गणना की जाती है उसको हम दोहरी गणना कहते हैं। तो हम जब सकल राष्ट्रीय उत्पादन का माप करते हैं तो एक ही उत्पादन की एक से अधिक बार गणना हो जाती है, उसको हम दोहरी गणना कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो गणना या माप है वो गलत हो जाता है। जैसे अनाज का मूल्य जीएनपी में जोड़ा, अनाज से बनने वाले आटे का मूल्य जीएनपी में जोड़ा, आटे से बनने वाले बिस्किट या रोटी का मूल्य जीएनपी में जोड़ा, तो ऐसी स्थिति में जीएनपी की गणना गलत हो जाती है, क्योंकि एक ही वस्तु या एक उत्पाद की बार बार जो है उसके मूल्य को हम जीएनपी में जोड़ रहे हैं। तो इस समस्या का हल क्या होगा? ये समस्या जो है या देखें हम जीएनपी की जब हम माप करते हैं तो मुख्य समस्या दोहरी गणना की है और इस दोहरी गणना को हम कैसे दूर करेंगे वो भी हम देखेंगे। देखें दोहरी डबल काउंटिंग या दोहरी गणना, दोहरी गणना की मुख्य समस्या है, ये मुख्य समस्या जीएनपी माप है, ये दोहरी गणना की मुख्य समस्या है। अब इस दोहरी गणना को कैसे हल किया जाए, इस समस्या से कैसे समाधान किया जाए, तो उसके केवल दो ही उपाय हैं। या तो केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य ही जीएनपी में शामिल किया जाए, या दूसरा तरीका ये भी है कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल्य वर्धित हो रहा है उन सभी मूल्य वर्धितों को जोड़ लिया जाए तो दोहरी गणना की समस्या समाप्त हो जाती है। जीएनपी में दोहरी गणना नहीं रहती है। इसको हम एक काल्पनिक तालिका से भी इस समस्याओं का हम समाधान समझेंगे। देखें, हम एक काल्पनिक तालिका का निर्माण करेंगे, आप यहाँ देखें, उससे हमको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखें वस्तु यहाँ पर
वस्तु का मूल्य रुपए में या मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड रुपए में, और यहाँ व्यवसायिक उपयोग ये चार कदम हैं। जैसे पहले वस्तु है खाद और बीज। खाद और बीज हम ले रहे हैं, उसका मूल्य 1 रुपये, ये जो खाद और बीज होते हैं। और यहाँ पर मूल्य वर्धित जो है वो जो होगा 1 माइनस 0 = 1, यानी निर्मित माल माइनस जो है हम करेंगे कच्चा माल। निर्मित माल और कच्चे माल के अंतर को मूल्य वर्धित कहते हैं। हम यहाँ मानकर चल रहे हैं खाद और बीज ये निर्मित माल है, इसमें ये मान्यता लेकर चल रहे हैं कच्चा माल 0 है, तो इसका मूल्य वर्धित 1 हुआ। और ये उद्योग है खाद बीज उद्योग में ये माल बनाया जाता है। अब जब खाद और बीज का उपयोग किया जाएगा तो गेहूं वस्तु बनेगी, और गेहूं का मूल्य खाद और बीज की तुलना में अधिक होगा। जैसे गेहूं का मूल्य यहाँ वो लेते हैं तो मूल्य वर्धित यहाँ पर ये गेहूं का मूल्य 2 है, और गेहूं बनाने के लिए खाद और बीज जो लगे थे कच्चा माल वो मटेरियल 1 था, तो यहाँ मूल्य वर्धित 1 हो जाएगा। और ये हमारा जो है गेहूं उत्पाद या व्यवसाय को हम लेंगे। अब इस गेहूं से जो बनेगा वो आटा उपयोग लेंगे। आटा का मूल्य 4 रुपए है, तो यहाँ मूल्य वर्धित होगा 4 माइनस 4 रुपए आटे का मूल्य, और आटा बनाने के लिए रॉ मटेरियल था 2 रुपए गेहूं का मूल्य, तो यहाँ मूल्य वर्धित 2 रुपए, तो ये हो जाएगा आटा उपयोग। अब आटे से रोटी का निर्माण होगा, जिसकी एक रोटी की मूल्य जो 8 रुपए हम मानकर चल रहे हैं, तो 8 रुपए रोटी का बाजार मूल्य, और उससे रोटी बनाने के लिए जो आटा लगा उसमें कच्चा माल 4 रुपए मूल्य, तो यहाँ मूल्य वर्धित 4 होगा, और ये हो जाएगा रोटी। अब देखिए यहाँ हम उत्पादन की गणना कर रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन की। तो मैंने बताया था कि अब इन सभी का मूल्य ले लिया जाए, 1 2 4 8 4 12 14 और 15 होता है। तो एक ही चीज का मूल्य बार बार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज की बार बार गणना हो रही है। दोहरी गणना की समस्या हमने देखी, और इस दोहरी गणना की जो समस्या है उसको हम कैसे हल करेंगे, उसके हल का तरीका मैंने बताया था, केवल अंतिम वस्तु को लिया जाए। यहाँ अंतिम वस्तु क्या है? रोटी, क्योंकि रोटी उपभोक्ता को बेची जाती है, तो रोटी उपभोक्ता को बेची जा रही है, तो इसका मूल्य बाजार मूल्य 8 है, तो जीएमपी क्या होगा? 8 रुपए जीएमपी हुआ। तो एक तरीका ये है, केवल अंतिम वस्तु को हम लेंगे। दूसरा तरीका मैंने जीएनपी की दोहरी गणना से बचने के लिए इस टेबल में हम देख के समझेंगे का मूल्य वर्धित का योग करेंगे। मूल्य वर्धित ये रहा, वैल्यू एडिड। उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल्य वर्धित होते हैं उन सभी मूल्य वर्धित को हम जोड़ लेते हैं, तो जीएनपी प्राप्त हो जाता है। तो इस रूप में भी देखें तो जीएनपी की वैल्यू 8 है। आप देखें पहले उत्पादन के पहले चरण में मूल्य वर्धित 1 था, उत्पादन के दूसरे चरण यानी गेहूं का उत्पादन में फिर मूल्य वर्धित 1 हुआ, उत्पादन का तृतीय चरण यानी आटे का निर्माण हुआ, उसमें मूल्य वर्धित 2 हुआ, और अंतिम चरण जो रोटी का निर्माण हुआ उसमें मूल्य वर्धित 4 हुआ। इन सभी को हम जोड़ते हैं, मूल्य वर्धित का योग करते हैं, तो ये
तो मूल्य वर्धित को जोड़कर भी जीएनपी निकाल सकते हैं या केवल अंतिम वस्तु को लेकर भी जीएनपी ज्ञात की जा सकती है। ऐसी दशा में जीएनपी की डबल काउंटिंग नहीं होगी। इसलिए आप दोबारा सुने कि जीएनपी की दोहरी गणना से बचने के लिए दो तरीके हम अपना सकते हैं। पहला तरीका, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है वही लिया जाए। जैसे रोटी अंतिम वस्तु, ये अंतिम वस्तु, ये उपभोक्ता को बेची जा रही अंतिम वस्तु, ये सभी जो है मध्यवर्ती वस्तु, तो केवल इसी का मूल्य ले लिया जाए 8। दूसरा तरीका, उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल्य वर्धित हुए हैं उन सभी को हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तब भी जीएनपी की गणना बिल्कुल सही आएगी और उसकी दोहरी गणना से हम बच सकते हैं, उसे बचा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जीएनपी को पढ़ा। जीएनपी के बारे में एक बार वापस आप सुन लें। जीएनपी क्या है? कई बार पूछा जाता है जीएनपी क्या है, जीएनपी का अर्थ क्या है, जीएनपी में कौन से अंग शामिल होते हैं, जीएनपी की माप करते समय क्या समस्या है, उन सभी को हमने इस अध्ययन में पढ़ा। और लास्ट में एक बात आप देखें कि हम अर्थशास्त्र में देखते हैं ये जितना उत्पादन होता है उतनी आय होती है। जितना देश में उत्पादन हो रहा है उतनी आय होगी और जितना आय होगा उतना व्यय, उतना यानी उत्पादन, आय और व्यय तीनों बराबर होते हैं। इसलिए जीएनपी को हम तीनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उत्पादन के आधार पर जब हम जीएनपी ज्ञात करते हैं तो वो कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय के आधार पर जीएनपी निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। और जब हम व्यय के आधार पर जीएनपी को माप कर रहे हैं, जैसे एक उपभोक्ता द्वारा किया गया व्यय, देश की सरकार द्वारा किया गया व्यय, व्यवसाय या उद्योगपतियों द्वारा किया गया निवेश और शुद्ध निर्यात, उन सबको अगर हम जोड़ें, ये सब व्यय को बताते हैं, तो हमें प्राप्त होगा ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, व्यय को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो जीएनपी, जीएनआई और जीएनई तीनों बराबर होते हैं। जीएनपी का माप हम तीनों तरीके से कर सकते हैं। उत्पादन के आधार पर जब माप होगा जीएनपी का, तो जीएनपी कहलाता है, ये वस्तु प्रवाह को बताता है। जब आय के आधार पर हम जीएनपी का माप कर रहे हैं तो ये जीएनआई सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है और ये आय प्रवाह को बताता है। और जब हम व्यय के आधार पर उत्पादन का माप कर रहे हैं तो वो सकल राष्ट्रीय व्यय या ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये तीनों बराबर होते हैं। तदनुसार में आय प्रभाव को जब हम या उसके प्रभाव को जब हम दोनों को पढ़ते हैं, इसलिए जीएनपी, जीएनआई और जीएनई ये तीनों